बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम क्लास 10th चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लेके चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक नंबर है 15.7 एसी जनरेटर। याद रहे ये टॉपिक इस चैप्टर का बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप सब इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। अपनी बुक पे मेंशन कर लें, मार्क कर लें कि भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है। सर जी अगर इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है तो जब हम इसको बुक में देखते हैं तो वहाँ तो थ्योरी के पैराग्राफ्स मेंशन किए गए हैं, तो थ्योरी कितनी लिखनी है डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो कुछ मैंने मेंशन कर रखे हैं ना, यही कुछ बस आप तैयार कर लें। इसी तरह पेपर में लिख के आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं, जो चीज़ें मैं बताऊँगा ये अगर आपको तैयार हो जाती हैं तो चाहे फिर इस टॉपिक से शॉर्ट आ जाए, चाहे MCQ आ जाए, चाहे ये लॉन्ग बन के आ जाए, इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे। ठीक है जी। तो फिर स्टार्ट करने से पहले ना तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली प्यार मोहब्बत दिखाएं, दिल थोड़ा बड़ा रखें। इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और फिर अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें ताकि हर एक स्टूडेंट का फ़ायदा हो। तो फिर स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। AC जनरेटर। AC, A से अल्टरनेटिंग, C से करंट। अल्टरनेट का मतलब चेंजेबल, यानी कि इस टॉपिक के अंदर करंट चेंज होने वाला है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। आ गया जनरेटर। जनरेटर ये उसी की बात हो रही है जो आप देखते हैं घरों में या बाहर, ये उसी जनरेटर की बात करने जा रहे हैं। तो जनरेटर क्या है? जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को प्रोड्यूस करती है। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये करंट को प्रोड्यूस नहीं करती। प्रोड्यूस के मीनिंग में जाएंगे तो ये सेंस बनती है कि भाई एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को पैदा करती है। भाई जनरेटर करंट को पैदा नहीं करता, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो मर्जी वर्ड यूज़ कर लें। ठीक है। तो फिर आप क्या कहेंगे कि एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फिर सबसे पहले डेफिनेशन, क्योंकि 2 नंबर के लिए डेफिनेशन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, तो आप कहेंगे इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर जी। अब ये AC जनरेटर किस उसूल पे वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये भी आपसे MCQ या शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो फिर याद रखिएगा इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI शॉर्टकट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक आपको बड़ी डिटेल में पढ़ा के आ रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक को गौर से सुने, समझें, तैयार करें, फिर इस टॉपिक की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा भाई किस उसूल पे ये AC जनरेटर वर्क करता है। ठीक है। शॉर्टकट हम ये कह देते हैं कि भाई चेंजिंग ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या पैदा कर रही थी, EMF, और जहाँ इंड्यूस्ड EMF हो वहाँ पे इंड्यूस्ड करंट डेफिनेटली होता है। सिंपल, चेंज ऑफ फ्लक्स EMF को पैदा करेगा और जहाँ EMF होगी वहाँ इंड्यूस करंट होगा। तो बहरहाल इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से दोबारा देख लीजिएगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि AC जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है जी तीसरी हेडिंग, आप मेंशन करेंगे कंस्ट्रक्शन की। इस तरह से हेडिंग मेंशन करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, इंशाल्लाह टॉपिक तैयार भी हो जाएगा और आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन, अब जो कुछ करने लगे वही लिख देंगे। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड विच कैन रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। कहता है सबसे पहले तो आप एक कॉइल लें जिसको आप प्लेस करें इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें। फिर वो कॉइल जो कि रोटेट करेगी अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करेगी। फिर उससे क्या होगा, करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे समझ लें, फिर साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपका लॉन्ग तैयार होता जाएगा। तो फिर डायग्राम की तरफ आते हैं, हेडिंग लगाएंगे जी डायग्राम की, और डायग्राम इसी तरह की बनाएंगे। यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान और सिंपल से डायग्राम सेट की है, आप इसको एक दफ़ा गौर से देख लीजिए और फिर 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बनानी आ जाएगी और यही पेपर में बना के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। डायग्राम ज़रूर बनानी है। डियर स्टूडेंट्स ये पहले वाली ही डायग्राम है, सिर्फ यहाँ पर देखें एक नई चीज़ आपको नज़र आ रही है और वो क्या है, स्लिप रिंग्स। प्रीवियस टॉपिक के अंदर आपने कम्यूटेटर मतलब स्प्लिट रिंग लगाए थे, आज देखें यहाँ पे क्या लगे गए हैं, स्लिप रिंग्स। आज स्लिप रिंग्स हम यूज़ कर रहे हैं।
बस यही फ़र्क है, बाकी वही पहले वाली डायग्राम है। तो ज़रा दोबारा इस डायग्राम को स्टार्ट से डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे देखें हमारे पास मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल। इसे फील्ड ऑफ मैग्नेट कॉइल भी कहते हैं। अब आपके पास नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आ गई नॉर्थ टू साउथ, जिसे हमने बी से डिनोट किया हुआ है। क्लियर। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक कॉइल को प्लेस करना है, और वो कॉइल या आर्मेचर क्या है, ए बी सी डी, ये रेक्टेंगुलर शेप की एक कॉइल है जिसको इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। अब फिर क्या होगा, जब यही कॉइल अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। यही हम पढ़ के आ रहे हैं ना। तो फिर इसका मतलब है कि जैसे ही इस कॉइल को रोटेट करवाएंगे तो चेंजिंग ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ईएमएफ को पैदा करेंगी, और जहाँ ईएमएफ होगी तो वहाँ इंड्यूस करंट भी होगा। अब वो कैसे पैदा होगी बाद में बताता हूँ, पहले देख लें। यहाँ पे हमने 2 स्लिप रिंग यूज़ करने हैं, स्प्लिट नहीं, स्लिप रिंग्स। और याद रखिएगा इस कॉइल या आर्मेचर का ये जो आपको राइट साइड वाला टर्मिनल नज़र आ रहा है, ये इस एक स्लिप रिंग के अंदर कांटेक्ट में रहेगा। यानी कि यहाँ पे देखें ये मिला हुआ है, अटैच है, ये कांटेक्ट में रहेगा। और ये वाला जो आपको टर्मिनल नज़र आ रहा है ये इस रिंग के साथ कांटेक्ट में रहेगा, यहाँ पे देखें मिला हुआ है। ठीक है, तो एक रिंग के अंदर ये वाला टर्मिनल कांटेक्ट में रहेगा आर्मेचर का, और इस रिंग के अंदर ये वाला टर्मिनल कांटेक्ट में रहेगा, हर वक्त जुड़ा रहेगा, उसके साथ अटैच रहेगा। इसको कहते हैं कांस्टेंट कांटेक्ट, हर वक्त कांटेक्ट में रहेगा। और फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 स्लिप रिंग्स के साथ हमने यहाँ पे 2 कार्बन ब्रशेज लगा रखे हैं। ये कार्बन ब्रशेज हैं दोनों। ठीक है, अब ये कार्बन ब्रशेज मूव नहीं करते, ये फिक्स्ड रहेंगे। सही है जी। लेकिन ये जो स्लिप रिंग्स हैं ये कार्बन ब्रशेज के साथ हर वक्त कांटेक्ट में रहेंगे। यानी कि स्लिप रिंग के साथ ये कार्बन ब्रशेज हर वक्त लगते रहेंगे, टच में होंगे, हर वक्त कांस्टेंट कांटेक्ट में होंगे। और ये जो टर्मिनल आपको नजर आ रहा है ये इस रिंग के अंदर हर वक्त इसके साथ कांटेक्ट में रहेगा। ये है कहानी, समझ आ गई, आसान है ना। और फिर आप इन कार्बन ब्रशेज से वायर्स लेके आप अपने घरों में आ सकते हैं। यहाँ पे बल्ब लगा सकते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं। हमने गैल्वेनोमीटर लगाया ताकि हमें पता चले कि जैसे करंट आए या करंट इंड्यूस हो इसके अंदर तो वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करे और हमें पता चल जाए कि वाकई करंट आ गया है। आप चाहें तो यहाँ पे बल्ब भी लगा सकते हैं, तो वो जैसे ही रोशन होगा तो आपको समझ आ जाएगी भाई करंट इंड्यूस हो गया है। बात समझ आ रही है जी। तो ये थी डायाग्राम। अब भाई कॉइल को कैसे रोटेट करवाएं, कॉइल को कैसे रोटेट करवाएं? खुद ब खुद तो नहीं करेगी कि हमने कॉइल ली और उसको रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अब वो कॉइल रोटेट करने लग जाए, ऐसा तो नहीं होगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक यूज़ करेंगे हैंडल, कोई शाफ्ट वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप जैसे ही इस हैंडल से पकड़ के इसको रोटेट करवाएंगे तभी इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। अब जैसे ही आपने इसको हैंडल से पकड़ा तो ये आपने क्या दी, मैकेनिकल एनर्जी दी। जैसे ही आप इस हैंडल से पकड़ेंगे आपका मकसद क्या है, कॉइल को मोशन में लेके आना। देखो करंट लेने की ना एक ही वजह है कि आप किसी ना किसी तरीके से कॉइल को मोशन में लेके आ जाओ, करंट आ जाएगा। तो हम भी तो इस कॉइल को मोशन में लेके आना चाहते हैं ना, रोटेट करवाना चाह रहे हैं। तो फिर जैसे ही इस हैंडल से आप पकड़ेंगे इसका मतलब आपने मैकेनिकल एनर्जी दी। अब ये क्या करेगा, ये तो है जनरेटर, ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपने मैकेनिकल एनर्जी दी, इसने रोटेट किया और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, अगर कोई बल्ब लगा होगा तो रोशन हो जाएगा। देखिए करंट आ गया। बात समझ आई, बहुत ही आसान सिंपल। घरों के अंदर जो जनरेटर लगे होते हैं, आप रस्सी खींचते हैं, हुड़ हुड़, अंदर क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है जो उस कॉइल को ऐसे टच करता है, घूम घूम, 1-2 दफ़ा खींचने पे नहीं घूमता, फिर आप तेजी से खींचते हो, छोड़ते हो, आखिरकार वो कॉइल घूम पड़ती है। जैसे ही कॉइल घूमती है करंट आ जाता है। तो मकसद है कॉइल को घुमाना, रोटेट करवाना किसी ना किसी तरीके से। तो आप यहाँ से पकड़ें, करंट आ गया, मैकेनिकल एनर्जी दी, उसने मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी। लो जी, एसी जनरेटर की कहानी खत्म। यही कुछ है, कितना आसान है। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पे ना फोर्सेस की भी आप बात कर सकते हैं कि यहाँ पे आउटवर्ड है, यहाँ पे इनवर्ड है। जैसे प्रीवियस टॉपिक के अंदर आपने फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट किया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज़ करके और राइट हैंड, उसी तरह से यूज़ करके आप यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन की फिर से बात कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस टॉपिक में आपको पढ़ा चुके हैं कि फोर्स की डायरेक्शन को कैसे निकालना होता है। तो इस साइड पे भी फोर्स लगेगी, इस साइड पे भी लगेगी।
ठीक है, निकालना चाहे निकालें, अदरवाइज छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स हमने इसको करवाना है रोटेट। अब जब ये रोटेट कर रही होगी ना, तो फिर कहाँ पे आपको इंड्यूस करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, कब करंट इंड्यूस होगा, कब नहीं होगा, कब वैल्यू मैक्सिमम होगी, कब वैल्यू मिनिमम होगी, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। यही चीज़ आखिरी बस आपने समझनी है। अब ये कॉइल की सिचुएशन देख लें। अगर डियर स्टूडेंट्स बस 2 ही पॉइंट आपको याद करूँगा, अगर कॉइल फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर पड़ी होगी तो फिर याद रखिएगा करंट इंड्यूस होगा और इंड्यूस करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि उस टाइम तो फील्ड की लाइन ज़्यादा से ज़्यादा पास कर रही होंगी ना, और जब पैरेलल आएंगी तो तब वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। बस ये 2 पॉइंट याद रख लें, पहले तो इनको रट्टा मार लेना, याद हो गया। अब ज़रा समझते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स ये है कॉइल, ऐसे पड़ी है, ये उसकी ए बी साइड है, ये उसकी सी डी साइड है, ठीक है यहाँ पे। अब आपने ज़रा गौर कर रहे हैं, जब ये ऐसे घूमेगी तो फील्ड लाइंस इसमें से आर्मेचर में से क्या करने लग जाएंगी, पास। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये घूमती जाएगी ज़्यादा पास करती जाएगी फील्ड लाइन। इसका मतलब चेंजिंग ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या पैदा कर देंगी, ईएमएफ। तो यहाँ पे ईएमएफ पैदा हो जाएगी, सही है। तो इस सिचुएशन में करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये तब आ रहा है जब ये परपेंडिकुलर होगी फील्ड के अंदर, सही है। देखें ये फील्ड लाइंस हैं, इस सिचुएशन पे देखें ये फील्ड लाइन इसके अंदर से नहीं जा रही, चीड़ फाड़ के निकल रही है। तो मैंने प्रीवियस टॉपिक के अंदर बताया था कि जब चीड़ फाड़ के निकलेंगी ना, तभी वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, फ्लक्स पैदा होता है। और जब ये घूम के ये, अब जरा गौर करना, ये ए बी साइड है, अब ये ए बी साइड आगे जा रही है, ये इधर आ गई। अब देखें ये फील्ड लाइन साइडों से निकल के जा रही है, अब इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, 0। फिर ये आएगी आगे, अब जरा गौर करना, ये ए बी साइड है, ये अब आ गई ये वाली सिचुएशन, 180 का शिफ्ट चेंज हो गया। देखो यहाँ थे ए बी साइड, यहाँ पे है, अब ये 180 के फेज पे आई, 180 का शिफ्ट चेंज आया, तो अब ये ए बी साइड इधर आ गई और सी डी वाली साइड इधर चली जाएगी। इसका मतलब साइड्स क्या हो चुकी हैं, चेंज। तो करंट अपनी डायरेक्शन क्या कर चुके हैं, चेंज। देखो ये ए बी साइड थी, जैसे ही घूम के आई 180 पे, अब ए बी इधर आ गया, सी डी इधर आ गया। पहले आपको व्हाइट वाला हाथ नजर आ रहा था, अब ब्लैक वाला नजर आ रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होगी ना, तो ए बी आ जाएगा इधर और सी डी चला जाएगा उधर। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। तो हम क्या कह के आ रहे थे, अल्टरनेटिंग, चेंजेबल, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। अगर इस सिचुएशन में पॉजिटिव था तो अब इस सिचुएशन पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अभी भी वैल्यू मैक्सिमम ही होगी, क्योंकि अभी भी देखें फील्ड लाइन ज़्यादा से ज़्यादा गुजरेंगी इसमें से। फिर ये घूम के इस सिचुएशन पे आएगा, फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है जी, तो यही तरतीब यहाँ पे चल रही है बस। तो आपने इसको याद कैसे रखना है कि जब परपेंडिकुलर आएगी वैल्यू मैक्सिमम, जब पैरेलल आएगी कॉइल फील्ड के तो वैल्यू मिनिमम। यही 2 पॉइंट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दिए, अभी आपको बताता हूँ। ठीक है जी, अब डायग्राम सारी समझा दी, बातें सारी क्लियर कर दी, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, भी इनको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले अगर स्लिप रिंग्स के बारे में बताना हो तो स्लिप रिंग में आप देखें क्या कर रहे हैं, स्लिप रिंग्स क्या काम कर रहे हैं, टू मेंटेन द कांस्टेंट कांटेक्ट बिटवीन द ब्रशेस एंड आर्मेचर कॉइल। भाई स्लिप रिंग को अगर हम गौर से देखें तो एक तो आर्मेचर के कांस्टेंट कांटेक्ट में है और दूसरे नंबर पे ये कार्बन ब्रशेस के साथ कांस्टेंट कांटेक्ट में है। कांस्टेंट कांटेक्ट का मतलब है हर वक्त इनके साथ लगे रहेंगे, अटैच रहेंगे, क्लियर। उसके बाद अगर कार्बन ब्रशेस की बात करें कि भाई ये क्या काम कर रहे हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं कि भाई एक्सटर्नल सर्किट यानी कि बल्ब या गैल्वेनोमीटर के साथ और स्लिप रिंग के साथ ये कांस्टेंट कांटेक्ट में रहेंगे। देखो ना वायर्स यहाँ से जा रही हैं, तो एक्सटर्नल सर्किट प्लस स्लिप रिंग के साथ ये कांस्टेंट कांटेक्ट में रहेंगे कार्बन ब्रशेस, ये इनका काम है। लिखना चाहें तो यहाँ पे हेडिंग बना के लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स आगे देखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड, जो यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ है उसकी स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, या इंड्यूस करंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस करंट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस उसमें से ज्यादा पास करेंगी उतना ही करंट ज्यादा इंड्यूस होगा। जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा पास करेंगे उतना फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा तो फिर इंड्यूस करंट भी ज्यादा।
ये एक पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल विल बी, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी तो फिर क्या सिचुएशन हो सकती है, या पैरेलल या परपेंडिकुलर, या मैक्सिमम या मिनिमम। वही 2 पॉइंट्स लिखते हैं, नंबर 1 मैक्सिमम, नंबर 2 मिनिमम। मैक्सिमम कब आंसर मिलेगा, यानी कि इंड्यूस करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर आ रही होगी। उसके बाद मिनिमम कब होगी, जब कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जब फील्ड लाइंस के कॉइल क्या आएगी, पैरेलल आएगी, तब आपके पास वैल्यू क्या होगी, इंड्यूस करंट की मिनिमम होगी। सही है, मिनिमम से मुराद आप 0 भी कह सकते हैं। उसके बाद साहब इसी बात को ना मैं थीम बनाने लगा हूँ, यानी कि एक लाइन के अंदर एंड करने लगा हूँ। सही है जी। तो अगर आप देखेंगे बुक में तो आपको हेडिंग मिलेंगी करंट फ्रॉम जनरेटर, ये उसी हेडिंग की आपने जो पैराग्राफ नीचे नजर आ रहा है उसको थीम बना देना, यानी कि क्लोज करके लिख देना। क्या, द आर्मेचर रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द वायर लूप्स कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब वो वायर आर्मेचर ये रोटेट करेगी तो फील्ड लाइंस को क्या करेगी, कट करेगी। जैसे जैसे कट करती जाएगी वैसे वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता जाएगा, फील्ड लाइंस में चेंज आता जाएगा ना। तो इस तरह से फिर इंड्यूस करंट आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, जब वो कट करेगी, द ईएमएफ एंड करंट इंक्रीजेज। जैसे जैसे जितनी ज़्यादा लाइंस को कट करती जाएगी वैसे वैसे उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। ये भी आपसे एमसीक्यू बन के पूछा जा सकता है पेपर में। लो जी, यहाँ तक कहानी एंड होगी। अब चलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने पैदा कराई है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। नंबर 1, नंबर ऑफ लूप्स, यानी कि यहाँ पे देखें ना, अभी आपको एक लूप नजर आ रहा है, इसके ऊपर दूसरा रख दें, फिर इसी तरह का तीसरा, फिर इसी तरह चौथा, फिर इसी तरह पांचवा, तो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाएंगे तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी बढ़ जाएगी जब रोटेट कर रही होगी। नंबर 2, लेंथ ऑफ द वायर, जितनी लेंथ बढ़ाएंगे वायर की वो उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसमें से ज़्यादा गुजर सकती हैं। जितनी वायर की लेंथ छोटी होगी बाकी फील्ड सारा इधर इधर से निकल जाएगा, तो जितनी लेंथ बढ़ाओगे वो उतने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ज़्यादा कट करेगी, तो जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाएगी। सही है। तो इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं स्पीड, क्योंकि यहाँ से बैठ के ना पकड़ के जितना तेज़ी से घुमाओगे उतना इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बढ़ी होगी तो इंड्यूस्ड करंट भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह तीसरा पॉइंट भी यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लास्ट में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सिचुएशन आपने देखी ना कि मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, उसी का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। कर्व कह सकते हैं, ग्राफ कह सकते हैं, पोजीशन कह सकते हैं। कॉइल की जो पोजीशन की सिचुएशन थी उसी के मुताबिक आपको कहाँ रिजल्ट मिला है कहाँ नहीं मिला उसका आप ग्राफ ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे ईएमएफ वर्सेस टाइम कह लें या रेवोल्यूशन कह लें, उसके मुताबिक ये एक साइनोसाइडल ग्राफ आएगा। साइन वेव कह लें, ये साइनोसाइडल ग्राफ है। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ग्राफ कैसा बनता है इसी जेंडर में, तो आप कहेंगे साइनोसाइडल, साइन एस, ये एस याद रख लें उल्टा। क्लियर जी। अब देखें जब ये वाली सिचुएशन थी वैल्यू 0, तो इस सिचुएशन पे देखें यहाँ पे वैल्यू क्या है 0। जब ये वाली ऐसे सिचुएशन 0, जब ये ऐसे आई, अब देखें परपेंडिकुलर पे सारी फील्ड लाइन इसके अंदर से गुजर रही है तो वैल्यू क्या हो गई मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखें जब ये वाली सिचुएशन आई तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई मैक्सिमम यहाँ पे। अब फिर इस पे मैक्सिमम, फिर ये क्या हो गई 0, तो फिर ये देखें ग्राफ नीचे चला गया, ये 0, यहाँ पे 0 वाली लाइन पे दोबारा आ गए। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे ये 180 के फेज शिफ्ट पे देखें वैल्यू दोबारा मैक्सिमम नहीं आ जाएगी, अब ज़्यादा फील्ड लाइन गुजरेंगी। तो अब देखें यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी चेंज, पहले हाथ ये वाला था अब ये वाली सिचुएशन आ चुकी है, डायरेक्शन होगी चेंज और फिर आपको वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे मैक्सिमम मिल रही है। फिर उसके बाद इस सिचुएशन के बाद ये वाली सिचुएशन आ गई, अब वैल्यू फिर से क्या हो गई 0। तो एक लूप क्या हो गया कंप्लीट हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया। सर्कल होता है ना, तो उसमें देखें ये ऐसे 4 पार्ट्स बना लें, पहले ये सिचुएशन, फिर ये सिचुएशन, फिर 180 के बाद ये सिचुएशन और फिर ये सिचुएशन। तो 1 2 3 4 स्टेप्स बने। तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4। तो इस तरह आपके पास एक चक्कर पूरा हो गया।
लो जी, ये थी हमारे पास आज के इस AC जनरेटर टॉपिक के डिस्कशन। हर एक चीज़ आपको आसान से आसान करके समझा दी है। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो फिर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आपकी बुक की हद तक ये बहुत है।